नमस्कार। आज हम लोग मनोविज्ञान की दुनिया में बहुत गहरे उतरने वाले हैं, और वो भी उस एक इंसान के नज़रिए से जिसने हमारे सोचने के तरीके को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिगमंड फ्राइड की। हम उनके सबसे मशहूर आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मन का वो नक्शा जिसका 90% हिस्सा तो हमें दिखता ही नहीं है। हमारे अंदर जो एक लड़ाई चलती रहती है, इदम, अहम और परा अहम की, उसे भी समझेंगे। और हाँ, विकास के उन स्टेजेस की भी बात करेंगे जिन पर आज तक बहस होती है। तो चलिए इस दिमागी सफ़र पर साथ निकलते हैं। फ्राइड ने इंसानी दिमाग को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी थी, जो आज भी एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि इंसान का दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है। जो कुछ भी हमें सतह पर दिखाई देता है, हमारे विचार, हमारे काम, हमारी बातें, वो तो बस उस आइसबर्ग की छोटी सी नोक है। असली कहानी, हमारे व्यवहार की असली वजह, वो सब उस विशाल 90% हिस्से में छिपी हैं, जो पानी के नीचे नजरों से ओझल हैं। तो सवाल यह है कि इस विशाल छिपे हुए हिस्से को आखिर समझा कैसे जाए। इसके लिए फ्राइड ने मन का एक नक्शा तैयार किया। इसे उन्होंने टॉपोग्राफिकल मॉडल का नाम दिया। ये मॉडल हमारे दिमाग को, मतलब हमारी पूरी मानसिक दुनिया को, 3 अलग अलग हिस्सों में बांटता है, और हर हिस्से का अपना एक अलग काम है, एक अलग भूमिका है। जरा इस चार्ट को देखिए। जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि हमारे अपने ही दिमाग का कितना छोटा सा हिस्सा हमारे सीधे कंट्रोल में है। सोचिए, सिर्फ 10%। बाकी का पूरा 90% तो सतह के नीचे है, जो हमारे फैसलों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों पर ऐसे असर डाल रहा है जिसकी हमें अक्सर भनक तक नहीं लगती। तो ये जो 10% है, ये है हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। ये उस आइसबर्ग की नोक है, वो हिस्सा जिसे हम जानते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर हैं। ये तर्क पर चलता है, लॉजिक पर चलता है। हम अपने रोजमर्रा के ज्यादातर फैसले इसी के इस्तेमाल से लेते हैं। पर क्या सच में कमांड इसी के हाथ में है? फ्राइड के हिसाब से बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसे आप असली खजाना कह सकते हैं, या शायद पैंडोरा का बक्सा। ये है अचेतन मन, द अनकॉन्शियस। समझिए कि ये एक तिजोरी है, एक गहरा अंधेरा स्टोर रूम, जहां हमारे सबसे गहरे राज बंद हैं। वो इच्छाएं जिन्हें समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, दर्दनाक यादें जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, गुस्सा, जलन, सब कुछ यहीं दबा हुआ है। फ्रॉइड का मानना था कि यही हमारे व्यवहार का असली इंजन है। और फिर इन दोनों के बीच में आता है अर्धचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस। ये चेतन और अचेतन के बीच एक पुल का काम करता है। इसे अपने दिमाग का वेटिंग रूम भी समझ सकते हैं। यहाँ वो यादें और जानकारी होती हैं जो इस पल हमारे ध्यान में तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो उन्हें आसानी से याद किया जा सकता है। चलिए, तो हमारे पास मन का ये नक्शा तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर रहता कौन कौन है? फ्रॉइड के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे ही मन के अंदर 3 ताकतों के बीच लगातार चलने वाली एक जबरदस्त खींचतान का नतीजा है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो मिलिए इन 3 किरदारों से। पहला है इदम, यानी इड, जो हमारे अंदर का जानवर है। दूसरा है परा अहम, यानी सुपर ईगो, जो हमारे अंदर की नैतिकता की आवाज है, हमारी अंतरात्मा। और तीसरा है अहम, यानी ईगो, जो इन दोनों के बीच फंसा हुआ बेचारा रेफरी है, जो शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। हमारी पूरी शख्सियत इसी नाजुक बैलेंस पर टिकी है। इदम, ये हमारी सबसे जंगली, सबसे आदिम इच्छाओं का उबलता हुआ लावा है। इसे बस एक ही चीज चाहिए, तत्काल संतुष्टि, अभी, इसी वक्त। इसे सही गलत, समाज या नतीजों की कोई परवाह नहीं है। यह हमारे दिमाग का वो बेलगाम हिस्सा है जिसे बस अपनी मर्जी चलानी है। और यहीं पर एंट्री होती है अहम, यानी ईगो की। ये हमारी मानसिक दुनिया का हीरो है। ये तर्क की आवाज है। इसका काम है इदम की जिद और परा अहम के सख्त नियमों के बीच एक रास्ता निकालना। एक ऐसा रास्ता जो असल दुनिया में मुमकिन हो। एक मजबूत अहम ही एक संतुलित इंसान की पहचान है। तो मतलब साफ है, अगर इदम का राज हो जाए तो इंसान बस अपनी मनमानी करेगा बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध शॉपिंग कर रहा है क्योंकि उसे सब कुछ अभी चाहिए। और वहीं अगर पराअहम ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान हर वक्त खुद को ही कोसता रहेगा, अपराध बोध और चिंता में डूबा रहेगा। एक स्वस्थ जीवन के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन ही सब कुछ है। लेकिन हमारे अंदर ये जो लड़ाई चल रही है, इसकी जड़ में क्या है? वो कौन सी ऊर्जा है जो इसे चला रही है? फ्राइड का मानना था कि इंसान के हर काम, हर सोच के पीछे 2 मौलिक आदिम शक्तियां काम करती हैं। बस 2। इन शक्तियों के नाम है इरोस और थानाटोस।
इरोस है जीवन की प्रवृत्ति। ये हमें प्यार करने, कुछ नया बनाने, रिश्ते जोड़ने और जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। और इसके ठीक उलट है थानाटोस, यानी मृत्यु की प्रवृत्ति। ये हमें विनाश की ओर, आक्रामकता की ओर और अंत में सब कुछ खत्म कर देने की ओर धकेलती है। ये कहावत इरोस और थानाटोस के बीच के फर्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। जब कोई अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देता है तो वो इरोस की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब कोई अपनी ऊर्जा दूसरों की लकीर मिटाने में, उनसे जलने में या उन्हें नुकसान पहुंचाने में लगाता है तो वहां थानाटोस काम कर रहा होता है। चलिए, अब हम फ्रायड के शायद सबसे ज्यादा जाने पहचाने और उतने ही विवादास्पद सिद्धांत पर आते हैं। यह है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब यहां से बातें थोड़ी और जटिल होने वाली हैं। फ्राइड का यह मानना था कि हमारी पर्सनालिटी बचपन के 5 अलग-अलग पड़ावों से गुजरकर बनती है। हर पड़ाव या स्टेज शरीर के एक खास हिस्से से जुड़ा है जो उस समय सुख का केंद्र होता है। और इन पड़ाव में हमारे अनुभव कैसे रहते हैं, यही तय करता है कि बड़े होकर हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा। और इसी सिद्धांत के दिल में बसे हैं ये 2 बेहद विवादास्पद कॉन्सेप्ट्स, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्राय का कहना था कि बचपन में एक ऐसा दौर आता है जब बच्चा अनजाने में अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता की तरफ आकर्षित होता है। क्या ये सिर्फ एक अजीब पुराना सिद्धांत है या इसमें बचपन के विकास से जुड़ा कोई गहरा सच छिपा है? ये बहस आज भी मनोविज्ञान की दुनिया में जारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम फ्रायड के बारे में क्या सोचें, उन्हें एक जीनियस माने या एक धोखेबाज। लेकिन इस बहस से परे एक बात तो तय है कि उनके विचारों ने हमारे खुद को देखने के तरीके पर एक बहुत गहरा और स्थायी असर डाला है। जरा इन शब्दों पर एक नजर डालिए। ईगो, रिप्रेशन, डिनायल, नार्सिसिज्म, फ्रॉइडियन स्लिप, ये सब सुने सुने लगते हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शब्द अब हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि फ्रॉइड की विरासत आज भी जिंदा है। अंत में अगर पूछा जाए कि फ्रॉइड की सबसे बड़ी देन क्या है, तो वो ये क्रांतिकारी विचार है कि हम अपने ही मन के मालिक नहीं हैं। हम सब उन छिपी हुई अचेतन ताकतों के रहमो करम पर हैं जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों को उन तरीकों से चला रही हैं जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे हर काम के पीछे एक छिपा हुआ 90% हिस्सा है, तो ये हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे समाज के बारे में और खुद इंसान होने के मतलब के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरा सोचिए कि किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि खुद को भी, हम सिर्फ 10% ही जानते हैं। बाकी 90% हिस्सा एक छिपे हुए गहरे समंदर की तरह है जिसके अंदर क्या तूफान चल रहा है हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। आज हम उसी 90% की गहराई में उतरेंगे। आज की हमारी चर्चा महान और उतनी ही विवादास्पद मनोविवेशनात्मक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड और उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी पर केंद्रित है। और इस सफर पर निकलने के लिए हमने एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर को अपना आधार बनाया है, जिसमें फ्रॉइड के इन काफी जटिल विचारों को बड़े ही सहज और मजेदार उदाहरणों के साथ सुलझाया गया है। हमारी कोशिश होगी कि हम सिर्फ ये न समझें कि फ्रॉइड ने क्या कहा, बल्कि ये भी जानें कि आज हमारी जिंदगी में उन बातों का मतलब क्या है। बिल्कुल। हम फ्रॉइड के इस पूरे नजरिए को 3 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। ठीक है। पहला, मन की संरचना का सिद्धांत, जिसे टॉपोग्राफिकल मॉडल भी कहते हैं। इससे समझने के लिए हम आइसबर्ग वाले मशहूर उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे, बर्फ की चट्टान। हाँ। दूसरा, हम देखेंगे व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चरल मॉडल, जो असल में हमारे अंदर मौजूद एक दानव, एक इंसान और एक देवता के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। दानव, इंसान और देवता, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। और तीसरा हिस्सा? और तीसरा, हम फ्रॉइड के सबसे चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद सिद्धांत मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर बात करेंगे। अच्छा। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव, खासकर शुरुआती 5-6 साल, हमारे आज के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। तो चले? हाँ बिल्कुल, चलिए इस बर्फ की चट्टान की गहराई नापने से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये आइडिया कि हमारा मन एक आइसबर्ग जैसा है, मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बनाता है? ये एक बेहतरीन उपमा है, क्योंकि ये हमें एक झटके में सच्चाई दिखा देती है। हाँ। फ्रॉइड ने कहा कि जैसे बर्फ की चट्टान का सिर्फ
10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, हाँ। वैसे ही हमारे मन का सिर्फ 10% हिस्सा ही चेतन यानी कॉन्शियस होता है। अच्छा, मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, जो अभी इस वक्त सोच रहा है, बात कर रहा है, ये सब। और बाकी का 90% वो पानी के नीचे छिपा है। और यही है वो रहस्यमयी दुनिया जिसे फ्रॉइड ने अचेतन अनकॉन्शियस और अर्धचेतन सबकॉन्शियस कहा। सारी असल कहानी मतलब उसी 90% में छिपी है। बिल्कुल। स्रोत्र में टाइटैनिक जहाज का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। हाँ। नाविक ने सिर्फ ऊपर की बर्फ देखी, उसे लगा कि वो आसानी से बचकर निकल जाएगा। हाँ। और नतीजा हम सब जानते हैं। क्या हम भी लोगों को समझने में यही गलती करते हैं? हर रोज, हर पल हम किसी व्यक्ति का 10% व्यवहार देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट, उसके अच्छे शब्द, और फौरन एक राय बना लेते हैं। वाह, कितना सुलझावा इंसान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी दबी हुई इच्छाएं, बचपन के डर, पुरानी कड़वी यादें, किसी के लिए जलन, सालों से इकट्ठा हो रहा गुस्सा, ये सब कुछ उस 90% अचेतन मन के अंधेरे समंदर में छिपा है। वाह, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भावनाओं और यादों का एक पूरा स्टोर रूम है जिसके दरवाजे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सोचना ही थोड़ा डरावना है। तो चलिए इन हिस्सों को थोड़ा और समझते हैं। चेतन मन तो साफ है, लेकिन ये विशाल छिपा हुआ अचेतन मन क्या है? इसे एक ऐसे गोदाम की तरह समझिए जिसमें ताला लगा है और चाबी समझ लीजिए फेंक दी गई है। अच्छा। इसमें हम वो सारी भावनाएं, इच्छाएं और यादें धकेल देते हैं जिन्हें हमारा सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। जैसे किसी अपने की सफलता पर होने वाली जलन, बॉस पर निकलने वाला गुस्सा, ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम खुद से भी स्वीकार करने में डरते हैं। ये सब वहां इकट्ठा होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है। स्रोत में फ्रॉइड का खुद का उदाहरण था कि जब उन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया तो कई लोगों को जलन हुई होगी। हाँ। लेकिन उन्होंने तालियां बजाईं। तो क्या वो जलन इसी स्टोर रूम में चली गई? बिल्कुल। उन्होंने सामाजिक दबाव में उस जलन को अपने अचेतन मन में दबा दिया। वो खुद भी शायद नहीं जानते होंगे कि उनकी तालियों के पीछे असली भावना क्या थी। यही तो अचेतन मन की ताकत है। और अर्धचेतन, सबकॉन्शियस, वो कहाँ फिट होता है? ये चेतन और अचेतन के बीच का हिस्सा है, जैसे पानी की सतह के ठीक नीचे का इलाका। इसमें वो यादें होती हैं जो हमें तुरंत याद नहीं आती, लेकिन थोड़ा जोर देने पर या कोई इशारा मिलने पर याद आ जाती हैं। अच्छा, जैसे किसी से सालों पहले मिले हों और नाम भूल गए। हाँ, और जैसे ही कोई उसका जिक्र करता है, आपको उसका चेहरा, बातें, सब कुछ याद आ जाता है। वो जानकारी अर्धचेतन में ही मौजूद थी। या आइसबर्ग वाली बात तो समझ आ गई, हमारे मन के कई हिस्से छिपे हुए हैं। पर सवाल ये है कि इन हिस्सों के बीच रिश्ता कैसा है? मतलब क्या वे शांति से रहते हैं या उनके बीच कोई खींचतान, कोई जंग चलती रहती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें फ्राइड के दूसरे बड़े सिद्धांत पर लाता है। उनके अनुसार हमारा मन कोई शांत जगह नहीं है। तो क्या है? ये एक रणभूमि है। इस रणभूमि में 3 ताकतें लगातार लड़ रही हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया, हमारे अंदर एक दानव, एक इंसान और एक देवता मौजूद है। दानव, इंसान और देवता, आइड, ईगो और सुपर ईगो। मुझे ये दानव वाली बात थोड़ी परेशान कर रही है। क्या फ्राइड का मतलब था कि हम सब पैदाइशी तौर पर स्वार्थी और आक्रामक होते हैं? फ्राइड के अनुसार हाँ, ये दानव ही इड है जो जन्म से हमारे साथ होता है। जन्म से? हाँ, और ये सिर्फ एक ही सिद्धांत पर काम करता है, सुख का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब? उसे जो चाहिए वो अभी चाहिए, इसी वक्त, बिना किसी नतीजे की परवाह किए। हमारी सारी मूल प्रवृत्तियां, खासकर आक्रामकता और कामुक के इच्छाएं, इसी इड से पैदा होती हैं। इसमें सही गलत, नैतिकता कुछ नहीं होता। स्रोत में इसे इच्छाओं का स्टोर हाउस कहा गया है, जो ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। बिल्कुल। जब दबी हुई इच्छाएं, अपमान, ईर्ष्या इस स्टोर हाउस में बहुत ज्यादा भर जाती हैं, तो ये फटता है और व्यक्ति से ऐसे काम करवाता है जिस पर बाद में उसे खुद यकीन नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑफिस में बेवजह अपने जूनियर पर चिल्लाता है, तो हो सकता है कि वो असल में अपने बॉस या घर का गुस्सा निकाल रहा हो? आपने बिल्कुल सही समझा। फ्रॉइड इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट? हाँ, इड को तो बस अपना दबाव कम करना है। उसे परवाह नहीं कि गुस्सा किस पर निकले। वो हमेशा सबसे आसान निशाना ढूंढता है, जिसे हम आम भाषा में रोड रेज कहते हैं। हाँ। वो एक तरह से इड का ही प्रदर्शन हुआ,
जहाँ छोटी सी बात पर इंसान का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर एड वो बेलगाम दानव है तो इससे कोई तो रोकता होगा। शायद यहीं पर हमारे अंदर का देवता यानी सुपर ईगो काम आता है। हाँ, सुपर ईगो लगभग 5-6 साल की उम्र में विकसित होता है। अच्छा, जब हम अपने माता पिता और समाज से नैतिकता और आदर्श सीखते हैं। यह हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह हमें त्याग और अच्छाई सिखाता है। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई है, जरूरत से ज्यादा देवता बन जाना भी ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो व्यक्ति हर वक्त अपराध बोध, गिल्ट में जीता है। वो जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी बन जाता है और दुनिया उसका फायदा उठाने लगती है। वो हर किसी के लिए अपनी जरूरतें कुर्बान करता रहता है और आखिर में अकेला रह जाता है। तो एक तरफ दानव है जो सब कुछ अभी चाहता है, दूसरी तरफ देवता है जो आदर्शों की बात करता है। इन दोनों के बीच संतुलन कौन बनाता है? वो इंसान, यानी ईगो। हाँ, ईगो। यहीं पर ईगो की सबसे जरूरी भूमिका है। ये कब विकसित होता है? ईगो का विकास 1-2 साल की उम्र में होता है और ये वास्तविकता के सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल? हाँ। ईगो एक सीईओ की तरह है। इड दानव कहता है मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। सुपर ईगो देवता कहता है नहीं, चॉकलेट सेहत के लिए खराब है और चोरी करना पाप है। और ईगो क्या करता है? अब ईगो बीच का रास्ता निकालता है। वो कहता है ठीक है, हम चॉकलेट खाएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले अपना काम खत्म कर लो, फिर दुकान से खरीद कर खाएंगे। अच्छा, उसने इड की इच्छा को टाला, खत्म नहीं किया और सुपर ईगो के नैतिक नियम को भी नहीं तोड़ा। एक मजबूत ईगो ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व की निशानी है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, इस दुनिया में ना तो पूरी तरह दानव बनकर जिया जा सकता है, न ही पूरी तरह देवता बनकर। इंसान बने रहना ही सबसे बेहतर है। ये तो बहुत बिल्कुल। अब इस पूरी आंतरिक लड़ाई को जो ऊर्जा देती है वो कहाँ से आती है? फ्रॉइड में 2 मूल प्रवृत्तियों या इंस्टिंक्ट्स की बात की। हाँ, इरोस और थैनेटोस। पहली है इरोस यानी जीवन की प्रवृत्ति या जिजीविषा। जिजीविषा। ये हमें प्रेम, सहयोग, रिश्ते बनाने और कुछ नया रचने की ओर ले जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम इरोस की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरी ताकत है थैनेटोस, विनाश की या मौत की प्रवृत्ति, मुर्मुक्षा। ये हमें गुस्से, नफरत, आक्रामकता और विनाश की तरफ खींचती है। दूसरों से जलना, नशा करना, ये सब थैनेटोस के ही रूप हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, दूसरों की लकीर मिटाने में ऊर्जा लगाने से बेहतर है अपनी लकीर को और लंबा किया जाए। थैनेटोस हमें दूसरों की लकीर मिटाने पर मजबूर करता है। और अब आते हैं फ्रॉइड के शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत पर, मनोलैंगिक विकास के चरण, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। मैंने पढ़ा है कि फ्रॉइड की सबसे ज्यादा आलोचना इसी को लेकर हुई है। हाँ, और इसकी वजह यह है कि फ्रॉइड ने कहा कि हमारा व्यक्तित्व बचपन से ही कामुकता, जिसे उन्होंने लिबिडो कहा, से जुड़ा होता है। लिबिडो। यहाँ कामुकता का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि किसी भी तरह की शारीरिक सुख की अनुभूति है। उन्होंने इसके 5 चरण बताए और कहा कि अगर किसी चरण में बच्चे की जरूरतें पूरी न हो या जरूरत से ज्यादा पूरी हो जाएं, तो वो वहीं अटक जाता है। हाँ, जिसे फिक्सेशन कहते हैं, और इसका असर उसके वयस्क जीवन पर भी दिखता है। तो पहला चरण क्या है और इसके अटक जाने का क्या मतलब हुआ? पहला है ओरल स्टेज, जन्म से 1.5 साल तक। इसमें बच्चे के सुख का केंद्र उसका मुंह होता है। मुंह? हाँ, वो हर चीज चूस कर या मुंह में डालकर संतुष्टि पाता है। अब अगर इस स्टेज पर कोई अटक जाए तो उसमें ओरल फिक्सेशन हो सकता है। बहुत ज्यादा बातूनी हो सकते हैं या बहुत व्यंग्यात्मक। उन्हें हर वक्त कुछ चबाने की आदत हो सकती है, जैसे नाखून चबाना। हाँ, नाखून, पेन का ढक्कन, या फिर वो धूम्रपान और शराब की लत में आसानी से पड़ सकते हैं। ये सब उसी बचपन की अधूरी संतुष्टि को पूरा करने के तरीके हैं। दिलचस्प है। दूसरा चरण है एनल स्टेज, 1.5 से 3 साल तक। यहाँ सुख का केंद्र मलमूत्र त्याग से जुड़ा है और बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, और इस ट्रेनिंग का बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। अगर माता पिता बहुत सख्त होते हैं तो बच्चा बड़ा होकर बहुत ज्यादा जिद्दी, कंजूस और हर चीज को कंट्रोल करने वाला बन सकता है। इसे एनल रिटेंटिव कहते हैं। अच्छा, और अगर ढील दी जाए तो वो बड़ा होकर लापरवाह और असंगठित हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे चर्चित फैलिक स्टेज।
हाँ 3 से 5 साल तक। हाँ यहीं पर वो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात आती है। एक मिनट, क्या फ्रॉइड का सच में ये मानना था कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं? आज के दौर में तो इस विचार को शायद ही कोई मानता होगा। आपने सही मुद्दा उठाया। ये फ्रॉइड के सिद्धांत का सबसे विवादास्पद हिस्सा है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि लड़का अपनी माँ के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करता है और अपने पिता को एक प्रतियोगी के रूप में देखता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसका उल्टा? हाँ, आज के मनोवैज्ञानिक इसे अक्षरशः सही नहीं मानते, लेकिन वो इस बात से सहमत हैं कि ये वो उम्र है जब बच्चा अपनी लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी को मजबूती से समझता है और अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को नए तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसे शाब्दिक रूप से न लेकर एक प्रतीकात्मक संघर्ष के तौर पर देखना बेहतर है। बिल्कुल। और आखिरी 2 चरण? चौथा है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 5 से 12 साल तक। यहाँ कामुक ऊर्जा जैसे सो जाती है और बच्चे का पूरा ध्यान स्कूल, दोस्ती, खेल-कूद पर चला जाता है। और आखिरी है जेनिटल स्टेज, जो 12 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। इसमें किशोरावस्था के साथ यौन रुचियां फिर से जागृत होती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? सिगमंड फ्रॉइड के नजरिए से हमने मन की गहराइयों को नापा, उसके अंदर चल रही एक दानव, इंसान और देवता की लड़ाई को देखा और उस सफर को समझा जो बचपन से शुरू होकर हमारे आज के व्यक्तित्व को बनाता है। इसका सार ये है कि फ्रॉइड के सिद्धांत भले ही आज कई मायनों में पुराने लगते हों, हाँ, हमें ये समझने का एक शक्तिशाली ढांचा देते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार हमें सतह पर दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं है। हमारे आज के डर, हमारे रिश्ते बनाने का तरीका, हमारी पसंद नापसंद, ये सब कहीं ना कहीं हमारे उस छिपे हुए 90% हिस्से और बचपन के अनसुलझे संघर्षों से प्रभावित होते हैं। ये नजरिया हमें ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी ज्यादा गहराई और शायद थोड़ी ज्यादा हमदर्दी से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये सोचना ही काफी है कि हम सबके अंदर दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं और यादों का एक विशाल समंदर है जो अनजाने में हमारे हर फैसले की लहरों को दिशा दे रहा है। बिल्कुल, और शायद यही फ्रॉइड की सबसे बड़ी देन है। अंतिम विचार स्रोत में सपनों के विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस का जिक्र है, जिसे फ्रॉइड अचेतन मन को समझने का शाही रास्ता मानते थे। द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। हाँ, उनका मानना था कि सपनों में हमारी दबी हुई इच्छाएं और डर रमजों और कहानियों के रूप में बाहर आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे सपने उस छिपे हुए 90% हिस्से में झांकने की एक खिड़की हैं, तो हमारे अपने सपने हमारी अपनी दबी हुई इच्छाओं और डरों के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं?